गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, लास्ट क्लास में हम वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे थे। ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल कंप्लीट कर चुके थे। उत्तर वैदिक काल में लास्ट में आपने गोत्र व्यवस्था के बारे में कुछ लिखा था, हो गया? ठीक। उत्तर वैदिक काल के बारे में लगभग इतनी चीजें थी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक चीजों के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा महाजनपद काल। हाँ, महाभारत है और रामायण है, 200 शताब्दी से पूर्व उसका वो हुआ था रचना। हाँ, और महाभारत 200 मतलब कॉमन ही का वाला है जो। तो इसको वैदिक काल में क्यों रखा गया है सर? वैदिक काल का जो पीरियड है वो तो 1500 से 600 है ना। इसकी घटनाएं उस समय की हैं, लेकिन जो रचना है वो पहले क्या चलता था कि घटनाएं एज इट इज जब घट रही हैं उस समय लिखी नहीं जाती थी। श्रुति परंपरा मतलब एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को सुनाया। पहले लिखने की परंपरा तो थी नहीं, कहानी के रूप में एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी सुन सुन के आगे बढ़ते जाता था। उसके बाद जब फाइनली लिखा गया, उस समय को हम मान रहे हैं कि इस टाइम पे लिखा गया है। एक्चुअली में घटनाएं कब हुई है मैथोलॉजी का हिस्सा है, एग्जैक्ट डेट हमको नहीं पता है कि किस समय ये घटनाएं हुई है। ठीक है, मतलब वास्तव में जो कुरुक्षेत्र महाभारत का युद्ध था या रामायण की जितनी भी घटनाएं हैं वो किस पर्टिकुलर डेट में हुई हैं, इसका तो एविडेंस कहीं पे नहीं मिलता। ठीक है, वो जो घटनाएं हुई हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सुन सुनकर कहानियां आगे बढ़ती गई, और जिन ऋषियों ने या जिन व्यक्तियों ने इसको लिखा है उसके बारे में हम कहते हैं कि इस फला समय में इसको लिखा गया। और वो भी पूरा एक बार में बैठ करके नहीं लिखा गया, टुकड़ों टुकड़ों में लिखा गया। उसके बाद में जिन्होंने पूरे को संकलित किया उसका नाम आता है, जैसे कि यहाँ पर वेद व्यास जी का नाम है इनके संकलनकर्ता के रूप में। ठीक, और वहां पर रामायण में वाल्मीकि जी का नाम है। कुछ चीजें उन्होंने लिखी हैं, कुछ चीजें उन्होंने संकलित की हैं। तो अंतिम रूप से जो संकलन था वो वाल्मीकि जी के द्वारा था। ठीक है, हाँ सर, हम लास्ट क्लास में पढ़े थे ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था में। हाँ, यह समाज वर्ग विहीन है। क्यों बोला गया सर? बल्कि वो तो वर्ग था वहाँ पे। वर्ग विहीन कहने का मतलब है एक वर्ग है और एक वर्ण है, इसमें तो डाउट नहीं है। वर्ण, 4 वर्णों को कहा जा रहा है, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जो वर्ग व्यवस्था है ये कहा जा रहा है रिच और पुअर क्लास के अकॉर्डिंग। वर्ग मतलब उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, जो आज भी दिखाई देता है, हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। वर्ण व्यवस्था ये भी आज भी दिखाई देता है, मतलब जो कहीं ना कहीं हम जो नाम के साथ सरनेम लगाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी वर्ण व्यवस्था की देन है। कुछ ऐसे सरनेम है जो कि प्रॉपर आपको पता चल जाएगा कि ये ब्राह्मण जाति के लगाए जाने वाले सरनेम है। कुछ ऐसे सरनेम है जो कि क्षत्रियों के द्वारा लगाए जाते हैं, मतलब वो अपने आप को क्षत्रियों से ही कनेक्ट करते हैं। कुछ है जो कि वैश्य जाति के ही द्वारा लगाए जाने वाले सरनेम है। कुछ शूद्र जाति के द्वारा लगाए जाने, मतलब कैटेगराइज किया गया है, सरकार के द्वारा ही कैटेगराइज कर दिया गया है कि ये फला फला जो समाज है वो किस जाति या किस वर्ण से संबंधित है। तो वर्ण व्यवस्था कहने का मतलब ये है कि 4 वर्णों में से किसी वर्ण का, मतलब उस समय भी क्लासिफिकेशन था या नहीं था वर्णों का। और वर्ग कहने का मतलब है उच्च वर्ग या निम्न वर्ग। अगर उस समय मतलब ये तो नहीं हो ही नहीं सकता कि हर किसी के पास एकदम बराबर इक्वलिट, मतलब समान अनुपात में संपत्ति का बंटवारा हो, लेकिन उस संपत्ति के हिसाब से अगर भेदभाव नहीं हो रहा है उसको हम कह रहे हैं वर्ग विहीन समाज। ठीक है, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति के पास 100 रुपए ही हो, 200 रुपए ही हो, मतलब प्रॉपर्टी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक, लेकिन अगर उस संपत्ति के बेस पर भेदभाव हो रहा है उसको हम कहेंगे वर्ग आधारित समाज, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, इस तरीके से। लेकिन अगर उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं हो रहा है इसको हम कह रहे हैं वर्ग विहीन समाज। ठीक है, और वर्ण विहीन समाज का मतलब है कि किसी को भी वर्ण के आधार पर बांटा नहीं गया है, मतलब किसी को भी कैटेगराइज नहीं किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, मतलब सभी को सिर्फ इंसान की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। ठीक, वर्ण और वर्ग में ये 2 बेसिक डिफरेंस है। वर्ण पहले वही चीज मैंने बताया कि जब कह सकते हैं कि आप ऋग्वैदिक काल के बिल्कुल शुरुआत में जब वेद लिखे गए थे, जब ये बताया गया कि ब्रह्मा के शरीर के 4 हिस्सों से वर्ण की उत्पत्ति हुई है, उस समय इनको सिर्फ काम के बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया था। ठीक है, सिर से जो इसकी उत्पत्ति हुई, मतलब ब्राह्मण वो पढ़ने पढ़ाने का, वेदों का ज्ञान रखेगा,
ये काम हो गया। भुजाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई क्षत्रिय, वो युद्ध करने का, संरक्षण करने का काम करेगा। ठीक उसी तरीके से जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ये माना गया। इस समय मतलब ऋग्वैदिक काल के शुरुआत से लगभग अंत तक पूरे ऋग्वैदिक काल में जो क्लासिफिकेशन था या वर्ण व्यवस्था जो थी वो कार्य के आधार पर था। कार्य, जो व्यक्ति जैसा काम कर रहा है, मान लीजिए कोई वैश्य व्यक्ति, कोई एक पिता है, ये वैश्य समाज का, इसका मतलब है कि ये व्यापारी वर्ग से संबंधित है। लेकिन इसके पुत्र या पुत्री, इसके जो संतान है, ये व्यापार में संलिप्त ना होकर के मान लीजिए शिक्षा दीक्षा या फिर वेदों के अध्ययन में संलिप्त हो जाते हैं, तो ये संतान का जो वर्ण है वो वैश्य ना होकर के क्या हो जाएगा, ये ब्राह्मण वर्ण के अंदर आ जाएंगे। ठीक, मतलब इनके कार्य के आधार पर इनके वर्णों का बंटवारा था। हाँ, मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनका बंटवारा था। मान लीजिए ये संतान पढ़ाई लिखाई ना करके ये युद्ध कला में कौशल हो, युद्ध कला में निपुण हो जाए। ठीक है, अब ये किस में आ जाएंगे, क्षत्रिय कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। मतलब इनके पास चॉइस था, अपने काम को चेंज करो, उसके हिसाब से आपका वर्ण चेंज हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब सोसाइटी ने इस चीज को अडॉप्ट कर लिया कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो उसी काम को करेगा, ठीक, उसके बाद में चीजें क्या हो गई, अब यहाँ पे अपना वर्ण चेंज करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक, अब इसको क्या बना दिया गया, कंपलसरी बना दिया गया। आप जिस वर्ण से हैं उसी वर्ण से संबंधित काम करेंगे और उस वर्ण में जो चीजें फॉलो की जाती हैं, जो ट्रेडिशन फॉलो किया जाता है, उसी से संबंधित आप काम करेंगे। जैसे एक समाज में एक सबसे निम्न वर्ग का कोई व्यक्ति है, कुछ काम ऐसे माने जाते हैं जो कि बहुत लोअर कैटेगरी के काम है। मान लीजिए कि कोई साफ सफाई वाला काम हो गया। ठीक, अब इसको ऐसा तो नहीं है कि उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति खुद से मोटिवेट होकर के इस काम में संलिप्त होगा। ठीक, जो व्यक्ति ये काम कर रहे थे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम कर रहे थे, साफ सफाई या किसी भी तरीके के खराब काम, मान लीजिए चमड़ा उतारने का काम, चमड़े से संबंधित सामान बनाने का काम, उनको क्या किया गया, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग करने का शुरुआत कर दिया गया। ये धीरे धीरे मतलब कई सौ सालों की परंपरा के बाद ये चीजें, ये ट्रेडिशन विकसित हुई हैं। ठीक है, और इसी वजह से आगे चल करके ये चीज, ये जो वर्ण व्यवस्था वो कार्य आधारित ना हो करके ये जन्म आधारित हो गया, और इसी से चल करके आगे जो है वो जातियों का विकास होना शुरू हो गया। ठीक, इसी के आधार पर उनको सरनेम मिलने लग गया। सरनेम के साथ ही उनका काम अटैच हो जाता था कि आप इस समाज से हैं, इस जाति से हैं, इसीलिए आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम किया जा रहा है वही काम आप करेंगे। मतलब जो भी समाज में निम्न कैटेगरी के काम है या उच्च कैटेगरी के काम है, आपको वही काम करना पड़ेगा। ठीक, खास करके ये चीज उसमें ज्यादा लागू होता है जो समाज में सबसे लोअर कैटेगरी काम माने जाते हैं, जैसे कि मृत जीवों के शरीर से चमड़े उतारने का काम, या फिर साफ सफाई, ड्रेनेज सिस्टम, या फिर नाली वगैरह साफ करने का काम। ये काम ऐसा है जो कि समाज के उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग नहीं करना चाहेंगे। ठीक, इसके लिए सोसाइटी में जो कुछ लोग जो अभी तक काम कर रहे हैं, अभी तक उन्हीं की पीढ़ियां ही आगे ये काम करेंगी। इसीलिए सरकार ने कई सारी स्कीम चलाई हैं उनको इस चीज से बाहर निकालने के लिए, और मैकेनिकल टूल्स की मदद से वो सारे काम जो कि इनके लिए विशेष रूप से आरक्षित किए गए काम है, उनको मैकेनिकल टूल्स की सहायता से काम करवाए जाए, ताकि उनके लिए दिमाग में, मतलब हमारे दिमाग में ये चीजें, ये स्टिग्मा अटैच ना हो जाए कि ये फला जात का व्यक्ति ही फला काम करेगा। ठीक, क्योंकि मैकेनिकल टूल्स या फिर मशीनों की सहायता से अगर वो काम हो रही है, इसका मतलब है कि धीरे धीरे सोसाइटी में उनको भी शामिल किया जाएगा, मुख्य धारा में उनको भी शामिल किया जाएगा कि अब ये व्यक्ति जो है वो खराब कामों में संलिप्त नहीं है, और इसको भी मतलब हम अपने आसपास रख सकते हैं, बिठा सकते हैं, साथ में खिला सकते हैं। ठीक, अभी देखोगे आप चुनाव प्रचार चलेगा। ठीक है, जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे, समाज मतलब सो कॉल्ड जो सबसे निम्न जाति हैं, उनके यहाँ जाकर खाना खाएंगे ये बताने के लिए कि हम आपको अपनी सोसाइटी में, मेन स्ट्रीम में शामिल करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में फिर आप देखोगे कि किस तरीके से, क्या पता वो बाहर जाने के बाद फिर गंगा जल से खुद को स्नान करवाने का प्रयास करेगा। ठीक, तो इस तरीके की जो मान्यताएं हैं अभी भी प्रचलित हैं। और आपका जो प्रश्न था कि वर्ण व्यवस्था कब शुरू हुई या फिर ये जाति में कब बदला, तो ये कई सौ सालों की, हजारों सालों की निरंतर परंपरा है, और अभी भी इसके लक्षण हमको सोसाइटी में दिखाई देते ही हैं। हाँ, मुख्य रूप से पहले वर्ण, ये जो मतलब वर्ण था वो कार्य आधारित था, बाद में जन्म आधारित हो गया, और जन्म के आधार पर ही इनको जो काम करना पड़ा, उसी की वजह से बाद में जाति व्यवस्था का जन्म हुआ है। ठीक है, वर्ग और वर्ण में ध्यान रखिएगा, वर्ग संपत्ति के हिसाब से है, वर्ण जन्म या जाति के हिसाब, मतलब जाति के या फिर उनके समाज में जो उनका कैटेगराइजेशन किया गया उसके हिसाब से है। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा,
महाजनपद काल। महाजनपद काल, हमने अपना इतिहास की शुरुआत किया था पुरा पाषाण से। पुरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, इसके बाद हमने बात किया था सिंधु सभ्यता के बारे में। ठीक, बीच में कुछ ताम्र पाषाण वगैरह भी आए थे, ताम्र पाषाण, महापाषाण। इसके बाद में हमने बात किया था सिंधु सभ्यता। इसके बाद में एक पूरा का पूरा एक ईरा आया, एक समय आया वैदिक काल, जिसको हम कहते हैं। वैदिक काल को भी हमने दो भागों में बांटा था, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब इस वैदिक काल के बाद में अगला जो समय हमको दिखाई दे रहा है वो है महाजनपद काल का। ठीक, और इस महाजनपद की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हो रही है? तो ये जो उत्तर वैदिक काल आते आते हमने कुछ शब्द पढ़े थे, मतलब सोसाइटी की बिल्कुल बेसिक यूनिट क्या थी। तो सबसे पहले आपने बताया था कि एक परिवार या कुल, परिवार या कुल इसकी बेसिक यूनिट थी। उसके बाद में सेकंड गांव, बहुत सारे परिवारों का जो समूह जहां पे रह रहे हैं इसको हम गांव कह रहे हैं। गांव से आगे फिर बहुत सारे गांवों को मिलाकर के विश्व कहते थे और इसके प्रमुख को विश्वपति कहा जाता था। उसके बाद में जन, बहुत सारे विश्व को मिलाकर के एक जन बनाया गया था। अब यही जो एरिया था जब एक्सपांड होता चला गया, बड़ा होता चला गया, तो ये जन से होकर के जनपद बना और आगे चल करके महाजनपद का विकास हुआ है। ठीक, अब आपको ये भी पता है कि हमने देखा था कि मानव ह्यूमन सेटलमेंट किस तरीके से सिंधु घाटी के आसपास से लेकर के फिर कहां तक बढ़ रहा था। ठीक है, ये पूर्व की तरफ विस्तारित होना शुरू हुआ था और आगे चल करके गंगा यमुना नदी के जो जितने दोआब हैं, गंगा यमुना के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है, वहां तक इसका विकास होना शुरू हो गया था। और यही जो विस्तार है, मतलब शुरुआत हमने बात किया था इस पूरे एरिया से। यहां से ये जो सिंधु घाटी का आसपास का जितना एरिया है, यहां पे सबसे पहले सभ्यताओं का विकास होना शुरू हुआ था। उसके बाद में हमने जब मध्य पाषाण की बात की थी, मध्य पाषाण में यहाँ पे यूपी, मध्य प्रदेश, इस एरिया में कुछ सभ्यताएं विकसित हुई। नव पाषाण आते आते इसी यूपी के आसपास का जो एरिया है वो पूर्व की तरफ और विस्तारित होना शुरू हुआ। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता में ये पूरा एरिया सिंधु नदी के आसपास और जितनी मुख्य नदियां थी इसके आसपास का एरिया सिंधु सभ्यता के नाम से विकसित हुआ। उसके बाद में ऋग्वैदिक काल वापस से इस एरिया में ज्यादा डोमिनेटिंग दिखाई दिया, मतलब क्योंकि ये फर्टाइल लैंड था। ठीक, लोगों को रहने के लिए मुख्य रूप से सबसे पहली प्राथमिकता है पानी, साफ पानी जहां पे मिल रहा है वहां पे मानव सभ्यता विकसित हुई है। ठीक, उसके बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते वापस ये पूर्व की तरफ विकसित हुआ। अब हमने बात किया था कि पहले लड़ाई होती थी गाय के लिए, उसके बाद लड़ाई होनी शुरू हुई प्रॉपर्टी के लिए, मतलब लैंड के लिए। उसके बाद यही जो लैंड के लिए, लैंड ज्यादा से ज्यादा लैंड कैप्चर करने की जो लड़ाई थी वो आगे चल करके फिर पॉलिटिकल पावर के लिए लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति एक बड़े क्षेत्र का राजा बनने के लिए और अपने क्षेत्र को कंटिन्यू विस्तारित करने के लिए लड़ाई लड़ने लग गया था और इसी वजह से आगे चल करके कई सारे महाजनपदों का विकास होना शुरू हुआ। इसमें से अगर देखा जाए उस समय, जिस समय को हम महाजनपद काल के रूप में पढ़ रहे हैं, उस समय कुल 16 महाजनपदों का अलग अलग क्षेत्र में विकास हुआ। और ये जो विकास है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ क्षेत्र और उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक का जो एरिया है, इसने एरिया में आपके 16 महाजनपदों का विकास हो गया था। एक ऐसा महाजनपद है यहाँ पे दक्षिण की तरफ जो महाराष्ट्र वाले एरिया से लगभग कनेक्टेड है, यहाँ पे महाराष्ट्र से लगभग कनेक्टेड है। ये सबसे दक्षिणी था, थोड़ा दूर था। अदरवाइज बाकी जितने महाजनपद थे, प्रॉपर फर्टाइल लैंड जितना था, उपजाऊ भूमि थी, उसी के आसपास इन महाजनपदों का विकास होना शुरू हुआ था। ठीक है, तो महाजनपद काल में सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा। अच्छा, ऋग्वैदिक काल का समय काल बता पाएंगे कब से कब तक था ऋग्वैदिक काल? 1500 से लेकर के 600 BC। ठीक है, इस 600 BC के बाद में, या हम कह सकते हैं कि 600 BC के आगे, मतलब 500 BC से लेकर के 600 BC, फिर 500, इस तरीके से उल्टा चलेगा ना। अभी हम 0 तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, अभी चलेगा ये उल्टा। 600 से लेकर के आगे जितना भी समय है, कुछ समय है, इसको हम देखते हैं महाजनपद काल के रूप में। तो पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व में
6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य, कबीलाई राज्यों के स्थान पर क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। क्षेत्रीय राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस समय राजतंत्र और गणतंत्र दोनों के प्रमाण मिलते हैं। अभी जो 16 महाजनपद हम देखने वाले हैं उनमें से कहीं पे ऐसा होता था कि आम पब्लिक ही चुनाव करके अपना राजा चुनती थी और कहीं पे वंशानुगत रूप से चुने जाते थे। इसीलिए कहा जा रहा है राजतंत्र और गणतंत्र दोनों दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, इनकी एक किताब है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। ठीक, ये 16 महाजनपद ही थे या उससे ज़्यादा थे या कम थे, इसके बारे में जो ऑथेंटिक जानकारी है वो इन दोनों से मिलती है। बौद्ध धर्म का एक साहित्य है अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का है भगवती सूत्र। इन दोनों में ही इन्हीं 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है और हम ये कह सकते हैं कि उस प्रॉपर लोकेशन में, मतलब दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये जहाँ पे अंगुत्तर निकाय में जो लोकेशन बताया गया है किसी खास महाजनपद के लिए, भगवती सूत्र में भी वही चीज़ वहाँ लोकेशन में बताया गया। इसीलिए दोनों के डेटा को मिलाकर के, दोनों की जानकारी को मिलाकर के एक ऑथेंटिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये जो लोकेशन है किस पर्टिकुलर महाजनपद को इंडिकेट कर रहे थे। ठीक है, तो इन दोनों का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, किस साहित्य के अनुसार महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। भगवती सूत्र किस धर्म से है? जैन धर्म का। वैसे हम बौद्ध और जैन को प्रॉपर डिटेल में देखेंगे आगे, पर यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल है महाजनपदों के बारे में, 16 महाजनपदों का एक टेबल। ठीक, इसमें जो सबसे पहला कॉलम होगा ये बिल्कुल नैरो रख सकते हैं आप, इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसमें सिर्फ महाजनपद का नाम। सेकंड कॉलम भी नैरो रख सकते हैं, इसमें है इसकी राजधानी। इसमें कहीं कहीं पे एक से ज़्यादा राजधानी है, इसलिए 2-3 नाम लिख सकें इतना स्पेस रखिएगा। और तीसरा जो कॉलम रहेगा वर्तमान स्थल, कौन सा वर्तमान स्थल है जहां पर ये महाजनपद स्थापित किए गए थे। ठीक, ये 3 कॉलम प्रमुख हैं और इस एक टेबल से आपके एग्जाम में अगर महाजनपद से प्रश्न पूछा गया है तो लगभग 8 से 10 बार ऐसे हुए हैं जहां पे इसी टेबल से प्रश्न आपके काफी सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला नाम इसमें लिख लीजिएगा, अवंती। सबसे पहला नाम है इसमें अवंती। इसकी राजधानी है
उज्जैन, अवंती इसकी राजधानी है उज्जैन। वैसे जो अवंती है, उज्जैन कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में इसकी जो राजधानी है वो उज्जैन है, पर दक्षिण की तरफ भी इन्होंने एक राजधानी विकसित की थी। ज्यादातर उज्जैन के बारे में पूछा जाता है, पर आप यहां पे कॉमा करके एक सेकंड नाम लिख लीजिएगा, माहिष्मती। ये नाम आप सुने हैं? ठीक, माहिष्मती। अब इसको लेकर के एक डिस्प्यूट है कि ये मध्य प्रदेश में ही था या किसी दूसरे देश में, किसी दूसरे राज्य में था। उस समय के हिसाब से कहें तो दूसरे देश में ही हो जाएगा, किसी दूसरे राज्य में था। लेकिन यहाँ पे जो डेटा मिलता है, जो जानकारी मिलती है, उसके हिसाब से मध्य प्रदेश के ही उत्तरी क्षेत्र में इन्होंने एक राजधानी बनाया था और दक्षिण में ही एक राजधानी बनाया था। तो मध्य प्रदेश के अंदर ही इनकी दो राजधानियां थी, एक था उज्जैन और दूसरा था माहिष्मती। ठीक, बड़े एरिया पे अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए एक समस्या ये भी है कि आपका कंट्रोल अगर बहुत सेंटर में नहीं है तो चारों तरफ आप अपना कंट्रोल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि वर्तमान में तो कई सारी तकनीक है, इसकी वजह से हम दिल्ली में बैठ करके दक्षिणतम कन्याकुमारी तक को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम वैसा बना हुआ है। लेकिन जिस समय सिर्फ राजा को ही युद्ध के लिए अलग अलग दिशाओं में दौड़ना पड़े, उस समय कैसे कंट्रोल रखेगा? तो कई बार अलग अलग राजधानियां बनाते थे ताकि वो हेडक्वार्टर के रूप में वहां पे काम कर सके। ठीक, सेकंड लिखिए, अच्छा इसमें लिखिएगा वर्तमान क्षेत्र में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास, नर्मदा नदी के आसपास सेकंड है अंग, अवंती सेकंड है अंग, दूसरा महाजनपद है अंग। अंग की राजधानी चंपा, हाँ वही फूल वाला चंपा, अंग की राजधानी चंपा। इसमें लिखिएगा वर्तमान क्षेत्र बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में, बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले में। ठीक, तीसरा है अस्मक, तीसरा महाजनपद है अस्मक। अस्मक इसकी राजधानी है एक तो जो सामान्य शब्द वहां पे यूज हुआ था पैठन, इसी का ही एक कह सकते हैं कि बदला हुआ नाम था प्रतिष्ठान, पैठन या प्रतिष्ठान। पैठन या प्रतिष्ठान, अश्मक। नर्मदा व गोदावरी के मध्य, नर्मदा व गोदावरी के मध्य। ये कह सकते हैं कि महाराष्ट्र का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर अस्मक नाम का महाजनपद विकसित था उस समय। अगला है चेदी, चेदी इसकी राजधानी है शुक्तिमती, चेदी इसकी राजधानी है शुक्तिमती। इसमें लिख लीजिएगा वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था बुंदेलखंड का पठार, ठीक, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ठीक, बुंदेलखंड क्षेत्र। इसको आप कह सकते हैं कि अगर आप दिमाग में मैप अगर आप इमेजिन करोगे तो
यूपी, उसके नीचे एमपी और एमपी के पूर्व में छत्तीसगढ़। इन तीनों के बीच का जो एरिया है यह है आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट गांधार। गांधार गांधार की राजधानी है तक्षशिला। तक्षशिला, गांधार, इसकी राजधानी है तक्षशिला। इसका जो वर्तमान एरिया है लिख लीजिएगा, पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य। पूर्वी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मध्य। अफगानिस्तान के क्षेत्र में आता है कि पाकिस्तान के मतलब वर्तमान देखा जाए तो ये पाकिस्तान में इसका ज़्यादा एरिया आता है। गांधार का ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। यूनिवर्सिटी क्या है वो? हाँ, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। अफगानिस्तान में है जो पाकिस्तान में अभी मतलब वर्तमान में? कौन सा तक्षशिला? यूनिवर्सिटी है जो ये आपका शहर है तो कोई नहीं, मतलब पहले जो था तक्षशिला विश्वविद्यालय अब वर्तमान में कार्यरत नहीं है। मतलब उस जगह को ही आपको पता है कि जितने फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने मतलब उसको डिमोलिश कर दिया था, उसको तहस नहस कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के नाम से जो पहले था जो एरिया था वो एक्चुअल में वर्तमान पाकिस्तान के अंदर आएगा। जो प्रॉपर एक लोकेशन अगर आप पिन पॉइंट करोगे तो पाकिस्तान के अंदर आएगा, पर क्योंकि ये बॉर्डर एरिया में दोनों के बीच में है इसीलिए इसका जो पूरा एरिया था, गांधार का जो पूरा एरिया अगर कहा जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आएगा। और तक्षशिला की अगर बात करें तो वर्तमान पाकिस्तान में इसको आप पिन पॉइंट कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट काशी। गांधार के बाद में नेक्स्ट है काशी। इसकी राजधानी है वाराणसी। और ये तो आप बता दोगे कौन से राज्य में आएगा वर्तमान? यूपी में, वर्तमान उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कौशल। काशी के बाद अगला महाजनपद था कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती वर्तमान में आप कह सकते हैं कि अगर पूरा का पूरा राज्य पूछा जाए तो सिर्फ उत्तर प्रदेश। वैसे उस टाइम का जो अवध वाला एरिया था, अयोध्या वाला एरिया था, ये पूरा कौशल के अंदर आता था। तो आप सिर्फ राज्य का नाम लिख लो, वर्तमान उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कुरु। करू नहीं है ना, कुरु है। करू क्या होता है? कड़वा, छत्तीसगढ़ी का शब्द है। और करू भात, करू भात, कड़वा खाना, ये शब्द सुने हैं? करू भात, हाँ, तीजा के टाइम जो खाते हैं, करू भात। कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ या हस्तिनापुर, एग्जाम में जो आ जाए, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। कुरु से ही कुरुक्षेत्र युद्ध आपको पता है। कुरुक्षेत्र देखा जाए तो वर्तमान दिल्ली हरियाणा के आसपास का क्षेत्र आएगा ये कुरुक्षेत्र।
ठीक, इसमें लिख लीजिएगा कुरु में इसका वर्तमान क्षेत्र दिल्ली व मेरठ, दिल्ली तो आपको समझ में आ गया, पिन पॉइंट कर, लेकिन दिल्ली, मेरठ कहाँ पे पिन पॉइंट करेंगे? उत्तर प्रदेश का जो बिल्कुल पश्चिमी हिस्सा है वो एरिया आ जाएगा, और दिल्ली के उत्तर में कौन सा आ जाएगा आपका? हरियाणा। ठीक है, इन तीनों के आसपास का क्षेत्र, तो कॉमा करके लिख लीजिएगा हरियाणा, दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा। नेक्स्ट है कंबोज। कंबोज कंबोज की राजधानी है हाटक। कंबोज इसकी राजधानी है हाटक। इसमें वर्तमान क्षेत्र लिख सकते हैं पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य। नेक्स्ट मगध। मगध मगध की राजधानी, इसमें 2-3 राजधानी है, इसको लिखिएगा गिरिव्रज। मगध वर्तमान कौन से क्षेत्र में आता है? मगध बिहार। ठीक, इसकी राजधानी उस समय मगध की राजधानी में एक है गिरिव्रज, एक है राजगृह, और एक नाम हमको मिलेगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र। हाँ, एक शब्द मिल सकता है वैशाली। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो गिरिव्रज को ज़्यादा पूछा जाता है या फिर पाटलिपुत्र को पूछा जाता है। ठीक, इसका जो वर्तमान एरिया है पटना और गया, बोध गया वाला, गया, पटना और गया ब्रैकेट में बिहार। नेक्स्ट मगध के बाद में मल्ल। मल्ल अगला महाजनपद था मल्ल। इसकी राजधानी है कुशीनगर। मल्ल इसकी राजधानी है कुशीनगर। यह भी वर्तमान उत्तर प्रदेश में आएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। ठीक, मल्ल इसकी राजधानी कुशीनगर और क्षेत्र वर्तमान उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट मत्स्य। मत्स्य इसकी राजधानी है विराटनगर। मत्स्य इसकी राजधानी है विराटनगर। और क्षेत्र अगर पूछा जाए तो पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, जयपुर वगैरह के आसपास का जो एरिया है, पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट पांचाल। पांचाल
इसकी राजधानी है अहिच्छत्र। अहिच्छत्र और कॉमा करके एक नाम और है काम्पिल्य। एग्जाम में जनरली अहिच्छत्र पूछ लेता है, राजधानी के रूप में अगर दिया जाए तो अहिच्छत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अहिच्छत्र कॉमा काम्पिल्य। पांचाल को लिख सकते हैं आप, इसका एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ के बाद बरेली और इसके आसपास का क्षेत्र था पश्चिमी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, शूरसेन। शूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा। शूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा। और कौन से राज्य में आएगा? यूपी, उत्तर प्रदेश। शूरसेन। नेक्स्ट है वज्जी। वज्जी, इसका कैपिटल है वैशाली या मिथिला। वैशाली या मिथिला। कौन से राज्य में आएगा वर्तमान मिथिला या वैशाली? बिहार के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, मैथिली भाषा मिथिला के आसपास बोली जाती है। नेपाल और बिहार से लगा हुआ क्षेत्र। लिख लीजिएगा, बिहार व नेपाल के मध्य। बिहार व नेपाल के मध्य। और एक लास्ट है वत्स। वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी। वर्तमान क्षेत्र प्रयागराज और मिर्जापुर के आसपास। प्रयागराज और मिर्जापुर के आसपास। ठीक, दोनों कहाँ पे? यूपी में, प्रयागराज और मिर्जापुर के आसपास। ठीक, तो ये आपके 16 महाजनपद हो गए और इनके वर्तमान लोकेशंस के बारे में प्रश्न पूछा गया है और महाजनपद और उसकी राजधानी कौन है। तो मतलब ये तीनों कॉलम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 16 महाजनपद, इनकी राजधानी और कौन से वर्तमान क्षेत्र में ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, महाजनपद के बाद में असल में महाजनपदों में इन एक एक महाजनपद में क्या चल रहा था, इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर एक का जो डेवलपमेंट है वो कह सकते हैं कि वैदिक या ऋग्वैदिक परंपराओं के अनुसार ही चल रहा था। एक चेंज क्या आया था कि अब ये जो है वो एरिया के लिए लड़ाई कर रहे थे, मतलब बड़े से बड़ा एरिया कैप्चर करना चाहते थे और इसी सीक्वेंस में ये 16 अलग अलग महाजनपद विभाजित हो गए थे। लगभग पश्चिमी भारत से लेकर के पूर्वी भारत और मध्य भारत तक का पूरा क्षेत्र इन 16 महाजनपदों में बढ़ गया था। ठीक, अब इसके बाद में इन महाजनपदों के होने से और कह सकते हैं कि वैदिक काल में जो धार्मिक व्यवस्थाएं प्रचलित थी, वैदिक काल से लेकर के यहाँ पे महाजनपद काल का ट्रांजिशन किस तरीके से था, बदलाव किस तरीके की हुई, इसके बारे में हमको थोड़ा सा चर्चा करना है। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो धार्मिक बदलाव हमको दिखाई देता है और यही जो है आगे चल करके हमारे लिए जो एग्जाम के टॉपिक यहाँ पे 2 बन जाते हैं। एक प्रमुख टॉपिक है यहाँ से बुद्ध धर्म का, बौद्ध, और एक है जैन। ठीक, अब इनके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लीजिएगा। वैदिक सभ्यताओं में हमने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी,
धार्मिक कर्मकांड उतने ज़्यादा प्रचलित नहीं थे। उत्तर वैदिक काल आते आते दोनों का बिल्कुल अपोजिट या उल्टा होने लग गया था। महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी थी और धार्मिक कर्मकांड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गए थे। कर्मकांड में पशु बलि या फिर कह सकते हैं कि बहुत सारा दान दक्षिणा पुरोहितों को देना, ये सारा सिस्टम शुरू हो गया था लगभग आपके उत्तर वैदिक काल आते आते। ठीक, अब इन चीज़ों के खिलाफ भाई हो सकता है कि कुछ कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो समाज में मतलब आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन उनको अगर ये पुरोहित या पंडित बहुत परेशान करेंगे कि आप फला काम करवाना है तो ये दान दीजिए, ये दक्षिणा दीजिए, अगर किसी व्यक्ति की घर में मृत्यु हो रही थी तो आप गौ दान कीजिए, इस तरीके की बहुत सारे परंपराएं प्रचलित थी उस समय पे। ठीक, तो इन चीज़ों से परेशान होकर जो आम व्यक्ति था वो उत्तर वैदिक काल के जो धार्मिक कंडीशंस थे, धर्म थे, उनसे बहुत परेशान हो गए थे और वो चाहते थे कि इनके अलावा भी कोई ऑप्शन मिले धर्म के चॉइस के। मतलब उस टाइम पे लोगों के पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं थे। तो उत्तर वैदिक काल में लगभग उत्तर वैदिक काल आते आते उसके बाद में लास्ट आते आते लोगों को मतलब खराब लगने लग गया था कि उत्तर वैदिक काल की जितनी धार्मिक परंपराएं हैं उसको फॉलो करना। और इसी खराब लगने की वजह से, जो धार्मिक परंपराएं थी इसको खराब लगने की वजह से कुछ नए धर्मों का उदय होना यहाँ पे शुरू हुआ था। इसी में से एक है जैन धर्म और एक है बौद्ध धर्म। वैसे जैन धर्म का इतिहास काफ़ी पुराना है, हम इसको पढ़ते हैं लगभग 500 से 600 बीसी के बीच में। ठीक है, 500 से 600 बीसी के बीच में इन दोनों धर्मों का ही विकास होने लग गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो बुद्ध या जैन दोनों में से सबसे पुराना कौन है अगर पूछा जाए तो सिर्फ अगर महात्मा बुद्ध और जैन धर्म में जो सबसे ज़्यादा फेमस है कौन से, महावीर स्वामी, इन दोनों के हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध पहले आए, उसके बाद में जैन धर्म आया या महावीर जैन आए। लेकिन अगर पूरा एक ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए कि सबसे पहले किस धर्म का विकास शुरू हुआ था तो जैन धर्म में, क्योंकि 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकर जो हैं इनका जो पूरा इतिहास है वो बुद्ध धर्म से भी काफ़ी पहले का मिलेगा आपको। ठीक, इसी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जैन धर्म एक धर्म के रूप में ज़्यादा पुराना है 24 तीर्थंकरों की वजह से। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस किसके टाइम में हुआ था ये, महावीर जैन के समय में। ठीक, अगर सिर्फ व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए महात्मा बुद्ध या महावीर जैन के रूप कंपेयर करके तो बुद्ध धर्म यहाँ पे प्राचीन दिखेगा, पर एक्चुअल में जैन धर्म बहुत प्राचीन था 24 तीर्थंकरों की वजह से। ठीक है, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, महाजनपद काल में धार्मिक आंदोलन। महाजनपद काल में धार्मिक आंदोलन, अगर आप कंपेयर करना चाहो कि उत्तर वैदिक काल और मतलब ये 600 बीसी के आसपास का सिस्टम किस तरीके का था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस हमको सिर्फ दिखाई देंगे धर्म के अंदर। ठीक, धर्म के अंदर और राजनीति के अंदर। बाकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाएं लगभग वैसी चलती रहेंगी। राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, सबसे इंपॉर्टेंट तो हमने वही देखा कि एरिया बड़ा करने के लिए युद्ध होने शुरू हो गए थे। धर्म में क्या परिवर्तन हुआ कि लोग अब पुराने धर्म से मतलब नाराज होने लगे थे, बहुत सारे ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करना चाहते थे, इसीलिए दो नए धर्म ऑप्शंस के रूप में इनको मिल गए। ठीक, एक बौद्ध धर्म था, एक जैन धर्म था। लिखिएगा, इसमें एक हेडिंग डाल दीजिएगा, साइड हेडिंग, धार्मिक आंदोलन के उद्भव के प्रमुख कारण। क्यों हुए थे धार्मिक आंदोलन, तो ऐसे एक रीजन आपको पता चल गया, कर्मकांड पहले वाले फॉलो नहीं करना चाहते थे, कुछ नया ऑप्शन चाहिए था लोगों को। ठीक, इसमें सबसे कारण में सबसे पहले लिखिएगा वैदिक युगीन धार्मिक व्यवस्था, वैदिक युगीन धार्मिक व्यवस्था जटिल हो चुकी थी। वैदिक युगीन धार्मिक व्यवस्था जटिल हो चुकी थी। वैदिक युगीन धार्मिक व्यवस्था जटिल हो चुकी थी, जिन्हें पुरोहितों के बिना
संपन्न नहीं किया जा सकता था, जिन्हें पुरोहितों के बिना संपन्न नहीं किया जा सकता था। अब समाज में किसी एक व्यक्ति का अगर डिमांड इतना बढ़ जाए तो उसका भाव बढ़ने लगेगा। ठीक, अब यही रीजन था कि ये लोग अनाप शनाप दान दक्षिणा डिमांड करने लग गए थे। ठीक, इसी में कंटिन्यू कीजिएगा। इस कारण पुरोहितों की एक शब्द है स्वेच्छाचारिता, मतलब मनमाना डिमांड करना। स्वेच्छा मतलब अपनी मर्जी से, स्वेच्छाचारिता अपनी मर्जी से डिमांड करना। इस कारण पुरोहितों की स्वेच्छाचारिता बहुत बढ़ गई थी, बहुत बढ़ गई थी। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट को बिल्कुल अगर आप समराइज करना चाहें तो एक शब्द में कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था। ठीक है, ऋग्वैदिक काल आते आते, उत्तरवैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था काफी डोमिनेंट हो गया था। लोग अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकते थे, इस वजह से रोष था। भाई अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है, किसी निम्न जाति में भी है, तो उसको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जो हायर क्लास के लोग होते थे वो उनको दबा के रखते थे, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते थे। ठीक, इसमें लिखिएगा समाज वर्णों में विभाजित था, जिससे आपसी तनाव बढ़ने लगा था, जिससे आपसी तनाव बढ़ने लगा। इसी में ही कंटिन्यू करिएगा। ब्राह्मण और क्षत्रियों को प्राप्त विशेषाधिकार, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को प्राप्त विशेषाधिकार के विरुद्ध आक्रोश पनपने लगा। विरुद्ध आक्रोश, गुस्सा। ब्राह्मणों और क्षत्रियों को प्राप्त विशेषाधिकार के विरुद्ध आक्रोश बढ़ने लगा। ठीक है, इसका रीजन हमको समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे जो कि अब केवल और केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय फॉलो कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई युद्ध कौशल ये सब। ठीक, वैश्य वर्ग को फिर भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो बिजनेस से अपना मतलब रखते थे, पैसे कमाओ और लग्जरी लाइफ जियो, उनको कोई दिक्कत नहीं था। सबसे खराब स्थिति हो गई थी शूद्र वर्ग की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म में कर्मकांड, कर्मकांड मतलब पूजा पाठ दान दक्षिणा धर्म के संबंधित ट्रेडिशंस को फॉलो करना। वैदिक धर्म में कर्मकांड अत्यधिक खर्चीले कौमा जटिल और आडंबरपूर्ण, अत्यधिक खर्चीले कौमा जटिल और आडंबरपूर्ण। आडंबर मतलब दिखावा करना। आडंबरपूर्ण हो चुके थे। ठीक, मतलब हर एक जो ट्रेडिशन थे या जो नियम कानून थे उसको हर एक व्यक्ति फॉलो कर पाए जरूरी नहीं थे। खर्चीले इतने हो गए थे। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके घर में भी गाय नहीं है, अब उसको किसी व्यक्ति की घर में मृत्यु हो जाए किसी की, तो उसको कहा जाए कि आप गौ दान कीजिए ताकि उस मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति मिल जाए। कहां से लाएगा व्यक्ति?
ठीक है, गाय उसके घर में खुद में नहीं है, उसको दूध रोटी बाहर से खरीद के खाना पड़ रहा है। अब पुरोहित कह रहा है कि उसको आप गाय दान कीजिए, पुरोहितों को कहाँ से लाकर, खर्चीले हो गए थे, जटिल हो गया था। ठीक, कोई भी एक सिंपल सा पूजा करवाना है, आज तो हम घर पे भगवान की स्थापना है, तुरंत दिया लगाए, अगरबत्ती लगाए, पूजा कर लिए। ये व्यवस्था इतनी जटिल थी कि बिना पुरोहित के वो कोई भी एक काम संपन्न नहीं होगा। आज भी अगर कोई बड़ा यज्ञ करवाना है, पूजा करवाना है, आज भी हम पंडितों से कांटेक्ट करते हैं। आडंबरपूर्ण दिखावे की चीज हो गई थी, मतलब कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे जो कि उस समय के लोगों को अब समझ में आ गए थे कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन केवल दिखावे के लिए उनको फॉलो किया जा रहा है। ठीक, तो ये चीजें थी, ये 3। नेक्स्ट है अंधविश्वास। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, समाज में अंधविश्वास और रूढ़िगत प्रथाओं, रूढ़िगत मतलब ट्रेडिशनल, जो फॉलो किया जा रहा है तो किया ही जा रहा है, पूछ नहीं रहे हैं कि क्यों किया जा रहा है, बस फॉलो करते चले जा रहे हैं। रूढ़िगत प्रथाओं का वर्चस्व हो गया था। अंधविश्वास एवं रूढ़िगत प्रथाओं का वर्चस्व हो गया था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम और निम्न वर्ग को होता था। इसका सबसे ज्यादा नुकसान मध्यम और निम्न वर्ग को होता था। ठीक, समझ पा रहे हैं किस तरीके से उनको नुकसान होता रहा होगा। नेक्स्ट, सभी धर्म, नेक्स्ट पॉइंट है, सभी धर्म संस्कृत में लिखे गए थे जो आम जनता की समझ से परे था। जो सभी धर्म संस्कृत में लिखे गए थे जो आम जनता की समझ से परे था। ठीक, मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वेरीफाई भी नहीं कर सकता था कि पंडित जी जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। मतलब यहां पे भी भाषागत जटिलता थी। मतलब आप एक प्रॉपर एक पूरा चेन कनेक्ट कर पा रहे हो। देखो, ऋग्वैदिक काल में एजुकेशन में सभी को पार्टिसिपेशन मिलता था। उत्तर वैदिक काल आते आते किसको खत्म कर दिए थे? यहाँ पे आपने पढ़ा था 2 कैटेगरी थे, एक है शूद्र और एक है स्त्री। स्त्रियों को भी शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और यहाँ पे जब महाजनपद वाला समय है, ये इस समय पे महाजनपद काल में इन 2 धर्मों का उदय क्यों हुआ था, इसके पीछे यही 2 रीजंस थे। मतलब शूद्रों और स्त्रियों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अब ये जब तक पढ़ेंगे नहीं तो कभी वेरीफाई नहीं कर पाएंगे कि हमको जो ट्रेडिशन फॉलो करवाए जा रहे हैं वो वाकई में वैसे लिखे गए हैं या नहीं है, या सिर्फ कोई पंडित या पुरोहित अपने फायदे के लिए हमसे वो काम करवा रहे हैं। तो भाषागत जटिलता ही, मतलब अगर इन्होंने पढ़ा लिखा ही नहीं है, शूद्र या स्त्री ने कोई, मतलब इनको जानकारी नहीं है वर्ण की या कह सकते हैं कि भाषा की, तो संस्कृत में लिखे गए साहित्यों को पढ़ नहीं पाएंगे। मतलब कभी भी एक्चुअल जानकारी उन तक पहुंच नहीं पाएगी। जो चीज उनको बताया जाएगा उसको ही सही मान करके वो आगे अपना जीवन जीते रहेंगे। ठीक, तो ये कुछ प्रमुख कारण है। जनरली ये मेंस के लिए लिखने के लिए प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न बहुत कॉमन है पीएससी मेंस के अंदर, एक प्रश्न बड़ा कॉमन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव के या विकास के प्रमुख कारण क्या थे? ठीक, उनमें कौन कौन से कारण विद्यमान हैं? तो जटिल धार्मिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो कि प्रचलित हो चुकी थी, इसके अलावा अंधविश्वास, भाषागत जटिलता, ये कुछ प्रमुख रीजन थे जिसकी वजह से बौद्ध और जैन धर्म का विकास होने लगा था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, या नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा।
नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा जैन धर्म। कई किताबों में आपको बौद्ध धर्म पहले पढ़ने को मिलेगा। अगर आप समय काल या समय के एक सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे तो जैन धर्म पहले आएगा। हेडिंग डाल दीजिएगा जैन धर्म। और अगर एग्जाम के हिसाब से देखें तो कुछ ऐसे सेक्शन है इतिहास में, कुछ ऐसे सेक्शन है जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप वैसे हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में बांटा था, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। लेकिन भारतीय इतिहास या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम पढ़ते हैं तो इसको फिर से वापस 3 अलग प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक है प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास। कभी भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज एग्जाम के हिसाब से रहता है आधुनिक भारत का इतिहास का। ठीक, मध्यकालीन भारत में आपका जो मध्यकालीन भारत जनरली कोई भी अगर आपको बहुत दिक्कत आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे खूब सारे आपको मुगल से शुरू होकर के लगभग 1857 की क्रांति तक का समय आ जाता है इसमें। ठीक, अब इसमें बहुत सारे वंशों के नाम, बहुत सारे राजाओं के नाम, बहुत सारे युद्धों के नाम आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसको अगर आप चाहें तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन रख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना ही है, एक बार हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे अगर, उसके बाद एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करने जाएं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए आधुनिक भारत। मध्यकालीन में आप इंपॉर्टेंट इवेंट्स को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं। और प्राचीन भारत के अंदर जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए वो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इनको मिस ना करेंगे तो 10 में से कम 6 से 7 प्रश्न आपको इन्हीं 2 सेक्शन से मिल जाएंगे, प्राचीन भारत में बौद्ध और जैन और बाकी का आधुनिक भारत के इतिहास में। ठीक है, इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है बौद्ध और जैन धर्म, पर इसको हम ठीक से कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो एक प्रॉपर अच्छे से हेडिंग डाल दीजिएगा जैन धर्म। जैन धर्म, और इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड के जैसा है। पहला पॉइंट है जैन धर्म जिन शब्द से बना है, जिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। जिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है विजेता। नेक्स्ट पॉइंट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म में जो 24 मुख्य गुरु कह सकते हैं उनमें से सबसे पहले गुरु थे, जो पहले तीर्थंकर थे, कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आदिनाथ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक संस्थापक के रूप में, वास्तविक संस्थापक के रूप में किसका नाम फेमस है? महावीर स्वामी। वास्तविक संस्थापक के रूप में 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का नाम प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी का नाम प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर पूछा जाए कि भारत में वैदिक धर्म के पश्चात सबसे ज्यादा मतलब वैदिक धर्म के बाद प्रचलित दूसरा धर्म कौन सा था? बौद्ध या जैन? बौद्ध धर्म।
ठीक है, इसकी प्राचीनता के हिसाब से। तो लिख लीजिएगा, भारत में वैदिक धर्म के पश्चात प्रचलित दूसरा धर्म था। भारत में वैदिक धर्म के पश्चात प्रचलित, सर समय के हिसाब से है ना? हाँ, समय के हिसाब से। और जो दो महापुरुष हैं बुद्ध या जैन, महावीर जैन, उनके हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध पहले आए थे। ठीक, लिखिएगा इसमें, वैदिक धर्म के पश्चात प्रचलित दूसरा धर्म था। नेक्स्ट, जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कुछ मान्यताओं के अनुसार कुछ मान्यताओं के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को संस्थापक माना जाता है। संस्थापक माना जाता है। इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है, जैन धर्म में 5 प्रकार के महाव्रत फॉलो किए जाते हैं। पंच महाव्रत जिसको बोलते हैं, कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से जो पहले 4 हैं, इनको जो देने वाले हैं आपके पार्श्वनाथ, इनका जो ज्ञान दिया था, इनको फॉलो करने का जो उपदेश दिया था, पार्श्वनाथ जी ने दिया था। ये चीज पूछा जाता है, पंचव्रत में प्रथम 4 व्रत किसने दिए थे? तो पार्श्वनाथ जी ने दिए थे। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा एक पॉइंट के फॉर्म में। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया। पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया। महाव्रत कहने का मतलब है कि जो उस धर्म के बिल्कुल मुख्य चीजें हैं, कोर चीजें हैं, जो उस धर्म में फॉलो की ही जानी चाहिए, उनमें से ये प्रमुख जो 5 चीज हैं, और उनमें से जो प्रमुख जो पहले 4 हैं, इसका प्रतिपादन पार्श्वनाथ जी ने किया था, और लास्ट वाला महावीर स्वामी ने ऐड किया था। ठीक है, पार्श्वनाथ द्वारा 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया गया। पहले 4 को लिख लीजिएगा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसका मतलब भी बता दीजिए, आपको पता है। सत्य, झूठ ना बोलना, अहिंसा, लड़ाई झगड़ा ना करना, अस्तेय मतलब, और अपरिग्रह मतलब अधिक धन का संचरण न करना। ठीक, अस्तेय मतलब है चोरी न करना, और अपरिग्रह मतलब अधिक धन का संचय न करना। अधिक धन का संचय न करना, इकट्ठा, संचय न करना मतलब इकट्ठा न करना, अधिक धन का संचय न करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, महावीर स्वामी। चौबीसवें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इनके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रश्न यहां से बनते हैं।
महावीर स्वामी। इसमें सबसे पहला है इनके सामान्य परिचय के बारे में, तो आप चाहें तो साइड हेडिंग भी डाल दीजिए एक परिचय, या फिर बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट नोट करना चाहें तो भी ठीक है। इनके बारे में 4-5 बिंदु है जो कि इनके परिचय मतलब जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, माता पिता कौन थे, ये सब के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता है, जो पता है उसको चाहे तो छोड़ सकते हैं और चाहे तो पूरा नोट कर लीजिएगा। सामान्य परिचय में सबसे पहला है इनका जन्म, महावीर स्वामी जी के जन्म के बारे में। इनके जन्म के बारे में भी 2 मत प्रचलित हैं इनका डेट को लेकर के, लेकिन जो एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिएगा, जो एग्जाम मतलब एग्जाम में ऑथेंटिक माना जाता है। लिख लीजिएगा जन्म 540 BC, 540 BC। और एक वैसे डेट मिलता है 599 BC, जो धर्म के अनुसार है, जो धर्म के ज्ञाता हैं जैन धर्म के, वो मानते हैं 599 के आसपास जन्म हुआ था। और जो सरकार जो अपनी किताबें सरकारी बुक्स हैं उसके हिसाब से 540 BC। तो हमारे लिए एग्जाम में यही पूछा जाएगा और यही सही डेट है हमारे लिए, 540 BC। नेक्स्ट, जन्म स्थान। जन्म स्थान कहां पे था, याद आ रहा है आपको? जन्म स्थान वैशाली, लिख लीजिएगा कुंडलग्राम वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली कौन से राज्य में आएगा वैशाली? हाँ हाँ, कौन से राज्य में आएगा? वर्तमान राज्य बिहार में। कुंडलग्राम वैशाली ब्रैकेट में बिहार। उसके अंदर प्रॉपर एक छोटा सा गांव है, कुंडलग्राम वैशाली बिहार। इनके पिता डैश करके लिख लीजिएगा, पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता सिद्धार्थ। माता त्रिशला। अच्छा, ये जो महावीर स्वामी जी थे, या कह सकते हैं कि पिता के वर्ण क्रम के हिसाब से ये कौन से वर्ण से संबंधित थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र? वैश्य, क्षत्रिय थे, और कुछ शूद्र भी बोल रहे हैं। क्षत्रिय वंश से संबंधित है। पिता का नाम इनका क्षत्रिय के हिसाब से आता है और इसीलिए इनका वंश जो है वो क्षत्रिय कुल के अंदर था। ठीक, चाहे तो नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज याद रखेंगे तो अच्छा है। इनका जो वर्ण मतलब जन्म के हिसाब से इनका वर्ण था क्षत्रिय। नेक्स्ट, पिता हो गया, माता हो गया, उसके बाद में इनके बचपन का नाम, हाँ वर्धमान, बचपन का नाम था वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पत्नी यशोदा। इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी। इनकी पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक, ये इनके जीवन का सामान्य परिचय है। जन्म, उसके बाद में माता पिता कौन थे, पत्नी और पुत्री कौन कौन थे। उसके बाद में नेक्स्ट इसी में ही लिखिएगा मृत्यु। मृत्यु 468 BC, 468 BC,
468 ईसा पूर्व। उसी में ही आगे लिखिएगा पावापुरी, पावापुरी मल्ल महाजनपद। पावापुरी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मल्ल, पावापुरी मल्ल। ठीक, अब एज कैलकुलेट करके बताओ तो कितना एज है इनका। जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। मृत्यु कब हुई है? 468 बीसी में। कितना एज रहा होगा इनका? कितना? 128। बताओ, आप ही कैलकुलेट करके बताओ इनका एज। 128 साल। अरे अपना कॉपी खराब करो, सामने वाले कॉपी खराब कर रहे हो। कितना? 72। सही है? कितना आया होगा? हाँ, सेवेंटी टू। सभी का है ना 72? ठीक, चलिए ये हो गया इनके जीवन का सामान्य परिचय। इसके बाद लिखिएगा महत्वपूर्ण घटनाएं। कौन है? चंदन भैया। विधायक हैं? नहीं, कैंडिडेट हैं या वर्तमान विधायक भी हैं यहाँ पे? अच्छा, ठीक। ठीक, महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहले लिखिएगा गृह त्याग। वैसे आपने इनके बारे में लगभग बेसिक हम लोग जो सोशल साइंस पढ़ते हैं उसमें पढ़ा ही था कि एक समय के बाद घर में परमिशन लेकर के गृह त्याग कर दिए। ठीक, उसके बाद में अलग अलग जगहों पे उपदेश दिए। ठीक, ये सारी घटनाएं इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है गृह त्याग। लिखिएगा 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर। ये आज्ञा लेकर निकले हैं, लेकिन बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि वो बिना आज्ञा लिए, मतलब पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़ करके चले गए थे। ठीक, नेक्स्ट ज्ञान प्राप्ति। पहला था गृह त्याग, नेक्स्ट है ज्ञान प्राप्ति। 12 वर्ष तपस्या के पश्चात, 12 वर्ष तपस्या के पश्चात दो तीन नाम है लोकेशन के बारे में। एक तो है ड्रिजुपालिका नदी। ये नदी कहाँ पे थी, कौन से गांव में थी? तो एक गांव का नाम आपको याद रखना है, जंभिक ग्राम। ठीक, जंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के पास साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। गांव का नाम है जंभिक ग्राम,
नदी जिसके किनारे पेड़ था, पेड़ के पास बैठे थे, वो नदी थी ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी जंभिक ग्राम साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, 12 वर्ष में खाना नहीं खा देती, बैठे रहती। योग साधना के बारे में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति अगर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर ले तो उसकी बॉडी मतलब हाइबरनेट कंडीशन में चल जा सकती है। हमने उसको उतना पढ़ा नहीं है, उतना समझा नहीं है, मतलब हर चीज़ जो हम समझ नहीं सकते उसको नकार भी नहीं सकते। जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है तो उसके बारे में सीधे से उसको खारिज नहीं कर सकते कि ऐसा पॉसिबल नहीं था करके। ठीक, हो सकता है कि हमको जानकारी नहीं है इसलिए हम उसके बारे में अज्ञानतावश ये कह दें कि ऐसा पॉसिबल नहीं था, पर अगर कोई चीज़ अगर संभव है तो उस समय रही होगी उसका ज्ञान, उन्होंने उसको फॉलो किया होगा कोई मेथड। हाँ सर, ये क्या बोलते हैं, यहाँ रायगढ़ में सत्य प्रकाश बाबा के बारे में आप जानते हैं? मतलब दूधाधारी बाबा के बारे में पढ़े थे कि सिर्फ मतलब नहीं, सत्य प्रकाश बाबा है। हाँ। तो यही जो मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि वो खाते पीते नहाते कोई नहीं देखता। लगभग 12 मतलब कई साल हो गए, 12 साल से भी ज्यादा है, वो तो पैसा पर वहीं पर बैठे हुए हैं और ये धूप वगैरह छत वत ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, इनके बारे में नहीं सुने थे। ये रायगढ़ में है सर, बहुत मतलब ये लगता है मतलब मेला वेला लगता है। अच्छा, मतलब मान्यता प्राप्त जगह है। ठीक, तो उसको अभी तक मतलब कोई खाते पीते ऐसा कोई देखा ही नहीं, मतलब ये इसी समय नहीं। अब एक मूवी आई थी, कौन सी, परेश रावल की एक मूवी आई थी ना जिसमें भगवान पे काफ़ी उंगली उठाते हैं, OMG। उसमें कुछ लोग जो पंडित टाइप के लोग रहते हैं, पंडित पुजारी, उन लोग भूख हड़ताल में बैठे रहते हैं, फिर पीछे जाके बर्गर खा के आते थे फिर से वापस। देखे थे ये सीन? ठीक, तो खैर ये तो मजाक की बात हो गई, पर हाँ अगर वैसी मान्यता है तो अगर वो पब्लिक के बीच में बैठे हैं तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग उनको मतलब उनकी मान्यताओं को खारिज करने के लिए, उनको गलत साबित करने के लिए नज़र तो रखते ही होंगे, है ना। 2-4 व्यक्ति सो गए, रात भर यहाँ घूमने वाली कमी तो है नहीं, कोई ना कोई तो दिन भर नज़र रखता ही होगा उनके ऊपर कि कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अगर वो वहाँ से नहीं हट रहे हैं तो संभव है कि ऐसा कुछ योग साधना से उन्होंने अपनी इंद्रियों पे ऐसा कंट्रोल कर लिया है कि बॉडी में सिर्फ एनर्जी वो कहीं और से ले रहे हैं, हवा से, सूर्य से, या कहीं से भी एनर्जी ले रहे हैं। ठीक है, लिखिएगा इसमें नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, तो आपका प्रश्न था कि 12 वर्ष तक खाए पिए नहीं थे, तो ऐसा हो सकता है, बिना खाए पिए साधना में ही लीन रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जितेंद्रिय नारायण, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर को जितेंद्रिय नारायण कौमा अर्हता प्राप्त होता है ना, अर्हता, किसी एग्जाम में फॉर्म भरने के लिए अर्हता, योग्यता, वही शब्द है अर्ह। हाँ, अर्हता पूरा नहीं लिखेंगे, ये उनका नाम है। एक तो नाम पड़ा उनका जितेंद्रिय नारायण, एक पड़ा है कि एक नाम उनको दिया जाता है अर्ह, मतलब योग्य व्यक्ति। ठीक, अर्ह कौमा निर्ग्रंथ, एक और नाम है इनके लिए निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, बंधनों से रहित, निर्ग्रंथ कौमा, हाँ कोई बंधन नहीं है जिनके ऊपर, केवलिन, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी जितेंद्रिय नारायण अर्ह निर्ग्रंथ केवलिन कहलाए। केवलिन मतलब सर्वज्ञाता, सर्वज्ञानी।
केवलिन कहलाए। ठीक, अब बुद्ध धर्म या जैन धर्म का फेमस होने के पीछे दो प्रमुख रीजन थे। पहला रीज़न था लैंग्वेज बैरियर, जो लैंग्वेज का एक कह सकते हैं कि बैरियर था। पहले सारे के सारे जो हमारे जो वेद पुराण थे वो संस्कृत में थे, मतलब लोगों को अगर प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है तो वो इन वेदों को पुराणों को पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। लेकिन अब क्योंकि लोगों की आम बोलचाल की उस समय भाषा होती थी पाली या प्राकृत, ठीक, और इन्हीं भाषाओं में उपदेश देना शुरू किया था महावीर स्वामी जी ने, बौद्ध भगवान बुद्ध ने, ठीक। तो इनका जो कह सकते हैं कि फॉलोइंग उस समय ज़्यादा बढ़ने लगा था, क्योंकि लोगों की भाषा में लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, लोगों को आपकी बात समझ में आएगी और वो रिलेट कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, इनके उपदेश की भाषा, इनके उपदेश की भाषा प्राकृत, ये प्रकृति लिखा गया है, ये सिर्फ प्राकृत लिखेंगे ना। इनके उपदेश की भाषा प्राकृत, ब्रैकेट में लिखिएगा अर्धमागधी, प्राकृत अर्धमागधी थी। इनके उपदेश की भाषा प्राकृत ब्रैकेट में अर्धमागधी थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। प्रथम उपदेश राजगृह में दिया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम शिष्य, जिन्होंने इनको गुरु के रूप में सबसे पहले माना, इनका नाम लिखिएगा प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य जमाली, प्रथम शिष्य जमाली या जमाली। ब्रैकेट में चाहे तो इनके बारे में लिख लीजिएगा, इनका रिलेशन था, ये इनके दामाद थे। जमाली जो है वो किसके, महावीर स्वामी के दामाद थे। इनकी पुत्री का नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शिनी। प्रियदर्शिनी के पिता जमाली, पति जमाली, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या, वैसे शिष्य के बारे में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रथम शिष्या थी चंदना, चंदना नाम की स्त्री इनको गुरु मानी थी सबसे पहले। प्रथम शिष्या चंदना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं और नेक्स्ट क्लास के लिए थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में जितनी चीज़ें हैं उसको रिवाइज करके आएंगे और पाषाण काल से लेकर के बाकी तक का रिवीजन करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।